ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित हैं। नवंबर की एक तूफानी रात में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1572 पेंसिल्वेनिया के ऊपर 35,000 फीट पर उड़ रही है। फॉर्मर मिलिट्री पायलट कैप्टन केनेथ ली अमेरिकन एयरलाइंस के साथ 10 साल से उड़ान भर रहे हैं। 33,000 फीट के मुकाबले यहाँ उड़ान ज्यादा स्मूथ है। आप सही कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर जॉन रिचर्ड्स भी मिलिट्री में रह चुके हैं और उनके पास कमर्शियल एविएशन का 7 साल का अनुभव है। वो एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी जेट MD-83 उड़ा रहे हैं। नीचे जाने के लिए कैबिन को तैयार करो। ये शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट से विंडसर लॉक्स कनेटिकट के ब्रैडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 2 घंटे का सफर है। प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स और 73 पैसेंजर सवार हैं। मैं फटाफट एटिस लेता हूं। ब्रैडली एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन विक्टर 03। एटिस या ATIS का मतलब है ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ये पायलट्स को एयरपोर्ट के मौसम और अप्रोच से जुड़ी अहम जानकारी देता है। नोटिस टू एयरमैन, रनवे 24 एंड 15। दोनों रनवे गीले हैं। सीवियर टर्बुलेंस। ऑलराइट, लैंडिंग थोड़ी मुश्किल होने वाली है। American 1572, descend and maintain 4,000. डिसेंडिंग 4000। 1572। American 1572, ध्यान रहे, एक विंडो में दिक्कत के कारण टावर इस वक्त बंद है। ये तूफान सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए ही खतरा नहीं है। कंट्रोल टावर में लीक के कारण कंट्रोलर्स हट गए हैं। कॉपी। ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स की तरह ब्रैडली इंटरनेशनल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी आने और जाने वाली फ्लाइट्स को मैनेज करने के लिए 2 एरिया हैं। इनमें से एक है निचले फ्लोर पर मौजूद अप्रोच कंट्रोल और दूसरा है टावर कंट्रोल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। फ्लाइट 1572 फाइनल अप्रोच पर है। गियर डाउन करो। गियर डाउन। मैं टावर पर जा रहा हूं। अप्रोच कंट्रोल में मौजूद सुपरवाइजर फ्लाइट 1572 को गाइडेंस देते हैं। American 1572, टावर में कंट्रोलर है, ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, पर आप टावर फ्रीक्वेंसी पर जा सकते हैं। हे टावर, अमेरिकन 1572। हम रनवे 15 से करीब 10 किलोमीटर दूर हैं। अपने हिसाब से लैंडिंग करें। रनवे बिल्कुल साफ है एकदम। कॉपी। फ्लैप्स एंड स्लैट्स to 40-40। You are clear to land। एक 1000 फीट और। ओके। फ्लाइट 1572 अब भी रनवे से 4 किलोमीटर दूर है। अरे, ये क्या हुआ? Go around। Going around। पायलट्स लिफ्ट के लिए नोज को ऊपर करते हैं। Flaps 15, positive rate, gear up। गियर अप। लेफ्ट मोटर फेल हो गई है। पायलट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनका एक इंजन फेल हो जाता है। ठीक सामने रनवे है। ओके, उनसे कहो हम नीचे जा रहे हैं। कहो इमरजेंसी है। ओके टावर, हमें इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए। हम रनवे की ओर आ रहे हैं।
शायद 1572 में कोई इमरजेंसी है। ट्रक्स को भेजो। इमरजेंसी व्हीकल्स भेजे जा रहे हैं। राइट इंजन भी फेल हो गया है। MD-83 अब 60 टन का ग्लाइडर बन गया है। प्लेन रनवे से भटक चुका है। कैप्टन ली प्लेन को रनवे पर वापस लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहिए, हम लैंड कर जाएंगे। Hold on, guy. Oh, hold it down, buddy. Hold it down. Hold it down. Hold it down. Hold it down. तुमने कर दिखाया, हम लैंड कर गए। फ्लाइट 1572 सुरक्षित लैंड कर जाती है। कमाल की बात है, सिर्फ एक पैसेंजर को मामूली चोट आई है। लेकिन किस चीज ने फ्लाइट 1572 को लगभग क्रैश करा दिया था, यह एक रहस्य है। क्या जानकारी मिली है तुम्हें? और इस रहस्य को NTSB के इन्वेस्टिगेटर्स को सुलझाना है। बॉब बेंसन टीम को लीड करेंगे। एयरक्राफ्ट को बहुत नुकसान हुआ था। उसने मुझे किसी B-17 की याद दिला दी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेड झेली थी। उस एयरक्राफ्ट को उड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पेड़ों से तो टकराए थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और जब इंजन पेड़ की टहनियों से टकराए तो उनमें पावर थी। इंजन में फंसी टहनियां बता रही हैं कि इंजन ठीक काम कर रहे थे। अगर इंजन में पावर थी तो वो पेड़ों से क्यों टकराए? बड़ा सवाल यह था कि एयरक्राफ्ट इतनी नीचे आकर पेड़ से कैसे टकरा गया और फिर उसने रनवे पर लैंडिंग कैसे कर ली। इन्वेस्टिगेटर्स सोच रहे हैं कि अमेरिकन एयरलाइंस MD-83 इतना नीचे कैसे आ गया कि वो ब्रैडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पेड़ों से टकरा गया। वो पेड़ पहाड़ की चोटी पर थे, रनवे से करीब 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में। चार्ट से पता चलता है कि रिज 819 फीट पर थी और वो पेड़ से किस ऊंचाई पर टकराए थे। मुझे फर्स्ट इंपैक्ट मार्क का एल्टीट्यूड चाहिए। 771 फीट। उन्हें तो उन पेड़ों के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। टीम को पता चलता है कि फ्लाइट 1572 जब पेड़ों से टकराई तो वो रिज लाइन की ऊंचाई से 48 फीट नीचे थी। वो रिज के नीचे ही नहीं थे, बल्कि वो मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड से 309 फीट नीचे थे। मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड या MDA वो एल्टीट्यूड है जिस पर क्रू रनवे दिखने तक उड़ान भर सकता है। ये नियम प्लेन को टेरेन या ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर रखने के लिए बनाया गया है। वो इतने नीचे क्यों चले गए? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से सुराग मिल सकता है। अपने हिसाब से लैंडिंग करें। रनवे बिल्कुल साफ है एकदम। टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुपरवाइजर को क्रू को लैंडिंग के लिए गाइडेंस देते हुए सुनती है। Flaps and slats to 40-40. You are cleared to land. स्पीड 1000 पर मिनट। 1000 फीट। रोको उसे। 1 मिनट में 1000 फीट कैसे हो सकता है? क्रूज जमीन के करीब है और वो 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आने का फैसला करता है, जो कि नॉर्मल से 2 गुनी स्पीड है। इन्वेस्टिगेटर्स कॉकपिट कॉन्वर्सेशंस को रेडार बीकन डेटा से कंपेयर करके प्लेन के डिसेंट को ट्रैक करते हैं। 1000 फीट पर मिनट की स्पीड से तो वो 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने MDA से नीचे आ गए होंगे। हाँ, ये तेज स्पीड है, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर को एल्टीट्यूड के बारे में बताना चाहिए था।
फर्स्ट ऑफिसर को एमडीए से 1000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन को एल्टीट्यूड की जानकारी देनी चाहिए, फिर 100 फीट ऊपर होने की जानकारी और फिर एमडीए एल्टीट्यूड बताना चाहिए। चलो देखते हैं फर्स्ट ऑफिसर ने एल्टीट्यूड की जानकारी दी या नहीं। 1000 फीट बचे हैं। देखिए, उन्होंने 1000 फीट पर जानकारी दी। पर उन्हें उसके बाद एल्टीट्यूड की कोई जानकारी नहीं मिली, बल्कि जो वो सुनते हैं वो तो और भी अजीब है। आपका 1080। राइट। अब हम लोग अपने वो ये क्या था? रुको जरा, क्या वो मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड कॉल आउट था? होना तो वही चाहिए। सीवीआर से पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने बाकी के कॉल आउट्स ठीक से नहीं दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने एमडीए कॉल आउट दिया, पर उन्होंने अपनी पूरी बात नहीं कही। उन्होंने मिनिमम एल्टीट्यूड पर आधी ही जानकारी दी हाँ, वो एमडीएस से नीचे आने तक कुछ नहीं बोले। और तब तक वो पेड़ों से टकरा गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स फर्स्ट ऑफिसर का इंटरव्यू लेते हैं। आप क्या कर रहे थे? मैं इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान रखे हुए था। मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड के करीब पहुंचने पर मैंने विंडो से बाहर एयरपोर्ट को ढूंढा और जब मैंने वापस देखा तो हम एमडीए से नीचे थे। अब हम अपने उस वक्त वो फ्लाइट गेजेस को उतने ध्यान से मॉनिटर नहीं कर रहे थे जितना कि उन्हें करना चाहिए था। आपने गो अराउंड के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि वक्त ही नहीं था, हम तुरंत पेड़ से टकरा गए। ये क्या था? कुछ तो गड़बड़ है। फर्स्ट ऑफिसर पेड़ों से टकराने से कुछ सेकंड्स पहले तो मिनिमम एल्टीट्यूड पर नहीं होंगे। शायद अल्टीमीटर सेटिंग्स में कोई दिक्कत थी। पायलट्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पर अपने एल्टीमीटर्स को कैलिब्रेट और रिकैलिब्रेट करना चाहिए, जो कि बदलते मौसम के हिसाब से तेजी से बदल सकते हैं। एक चीज जिसकी जानकारी क्रू को टावर या एयर ट्रैफिक से मिलने की उम्मीद होती है वो है वेदर अपडेट, वो भी तेजी से, ताकि वो जल्दी से जल्दी तय कर सके कि उन्हें क्या करना है। ब्रैडली अप्रोच अमेरिकन 1572, हम हैं 11,000 फीट पर। अमेरिकन 1572 ब्रैडली अप्रोच, रॉजर। एक्सपेक्ट VOR रनवे 15 अप्रोच। लेकिन वो अपडेट कभी मिली नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स अप्रोच कंट्रोलर से इसकी वजह पूछते हैं। हादसे के वक्त एयरपोर्ट की अल्टीमीटर सेटिंग क्या थी? देखकर बताता हूँ। 29.15। लेकिन पायलट को ये अल्टीमीटर सेटिंग नहीं दी गई थी। क्रू को अपडेटेड सेटिंग क्यों नहीं दी गई थी? 29.15। मुझे ख्याल नहीं है उन्हें देने का। अप्रोच करने के दौरान पायलट्स के पास लेटेस्ट अल्टीमीटर सेटिंग नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि टावर ने जो पुरानी एल्टीमीटर सेटिंग क्रू को दी, उसके कारण पायलट उस ऊंचाई से नीचे उड़ रहे थे जिसका उन्हें अंदाजा था। उन्हें लगा वो अपनी सही ऊंचाई से 76 फीट ऊपर है। वो 771 फीट पर पेड़ों से टकराए। इसमें 76 फीट और जोड़ लीजिए। किसी से नहीं टकराना चाहिए था। नो इम्पैक्ट। ये एक हद तक पायलट के बस में नहीं था, लेकिन दोनों फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के पकड़ में आ जाना चाहिए था कि वो एमडीए से नीचे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हादसा इसी कारण हुआ। आखिर में सारी बात क्रू पर आकर रुक गई। इन्वेस्टिगेटर्स को अब समझ आ गया है कि फ्लाइट 1572 के साथ हुआ क्या था। आउटडेटेड अल्टीमीटर सेटिंग और खराब मौसम का मतलब था कि क्रू को अप्रोच के दौरान कोई और गलती नहीं करनी थी। और जिस स्पीड से वो नीचे आ रहे थे और उन्होंने अपना मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड पार कर लिया, वो पेड़ों से टकराने से पहले नहीं संभल सकते थे। पर एक सवाल अब भी बाकी है।
पेड़ों से टकराने के बावजूद वो लैंड कैसे कर गए? इन्वेस्टिगेटर्स फ्लाइट 1572 के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो पेड़ों से टकराए, उन्होंने फ्लैप्स को 15 पर कर दिया और थ्रस्ट को मैक्सिमम कर दिया। डेटा से पता चलता है कि क्रू ने तुरंत ही गो अराउंड की तैयारी कर ली थी। फ्लैप 15, पॉजिटिव रेट, गियर अप। गियर अप। और फिर जैसे ही गो अराउंड के लिए तैयार हुए, उन्होंने अपना लेफ्ट इंजन खो दिया। और फिर राइट इंजन। ठीक सामने रनवे है। उनसे कहो हम नीचे जा रहे हैं, इमरजेंसी है। और फिर वो रनवे पर पहुंचते हैं। कैप्टन के तेजी से मुसीबत से बाहर आने के बावजूद एनटीएसबी की फाइनल रिपोर्ट में पाया जाता है कि इस हादसे का कारण क्रू का रनवे दिखने से पहले मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड से नीचे उड़ना हो सकता है। पायलट अपने एल्टीट्यूड को उस वक्त ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे थे। उन्हें एक वक्त पर प्लेन को लेवल करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एनटीएसबी ने यह सलाह भी दी कि ऐसे हालात जिनमें प्रेशर तेजी से कम हो रहा हो, उनमें कंट्रोलर्स को कम वक्त के फासले पर एल्टीमीटर सेटिंग अपडेट्स देनी चाहिए। जब एक एयर फ्रांस एयरबस के पास टोरंटो में खराब मौसम में लैंडिंग के लिए रनवे छोटा पड़ गया, तो इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि गलती सिर्फ मौसम की नहीं थी। हमें कई चीजों पर ध्यान देना होता है। कई बार बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि कोई पायलट मुसीबत से लड़कर हीरो बन गया, उसने फ्लाइट को बचा लिया। आपको ये सोचना होता है कि आप फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से जमीन पर कैसे लेकर जाएंगे। एयर फ्रांस फ्लाइट 358 टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर होल्ड पर है और तूफान के गुजरने का इंतजार कर रही है। एयरबस A340 297 पैसेंजर्स के साथ पेरिस से लौट रही है। 57 साल के एला रोजे कैप्टन हैं। उनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 43 साल के फ्रेडरिक नो फर्स्ट ऑफिसर हैं। 5000 फीट सेट। बारिश पियर्सन के रनवे को भिगो रही है, पर क्रू को लैंड करने की इजाजत मिल गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। हम लैंडिंग शुरू कर रहे हैं। हम लोकल टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे तक लैंड कर जाएंगे। उस वक्त बाहर का मौसम काफी तूफानी था, लेकिन मेरी माने तो वो तूफान के बीच एक बहुत ही नॉर्मल लैंडिंग थी। उसमें हटकर कुछ भी नहीं था। फ्लैप्स 2। फ्लैप्स 2। फ्लैप्स 2 फुल। फ्लैप्स फुल। पायलट्स प्लेन को लैंडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। एयर फ्रांस 358, दिस इज टोरंटो टावर। टोरंटो टावर, एयर फ्रांस 358, कहिए। यू आर क्लियर टू लैंड रनवे 24 लेफ्ट। ध्यान रहे, आपसे पहले आए एयरक्राफ्ट्स को ब्रेक लगाने में मुश्किल हुई है और उनका अंदाजा है कि रनवे के आसपास सरफेस विंड्स 290 डिग्रीज पर 15 से 20 नॉट्स की रफ्तार से चल रही हैं। फ्लाइट 358 को लैंडिंग के लिए रनवे 24 लेफ्ट दिया जाता है, यानी उन्हें हवा के बीच लैंड करना होगा। मैंने अपनी सीट बेल्ट को नॉर्मल से ज्यादा टाइट कर लिया, क्योंकि मैं ये समझ गई थी कि लैंडिंग आसान नहीं होने वाली है। लैंडिंग, ऑटो पायलट, ऑटो थ्रस्ट ऑफ। प्लेन रनवे की ओर बढ़ता है। कैप्टन रोजे को एहसास हो जाता है कि प्लेन रनवे थ्रेशोल्ड से काफी आगे निकल गया है। इसे लैंड करो, इसे लैंड करो। पैसेंजर्स की मुश्किल अभी हल नहीं हुई है।
रनवे खत्म होने की कगार पर है, लेकिन प्लेन की रफ्तार अब भी 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्लेन बहुत तेज ऊपर नीचे होने लगा और लगा कि हम 3 फीट गहरे खड्डों की सड़क पर 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि हम सब मरने वाले हैं। जाहिर था ऐसे हालात में जिंदा बचना नामुमकिन था। प्लेन आखिर रनवे से 200 गज की दूरी पर रुक जाता है। आग लग गई है। पूरे कैबिन में जेट फ्यूल की स्मेल भर जाती है। लोग घबरा जाते हैं। कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इमरजेंसी क्रू कुछ ही सेकंड्स में घटनास्थल पर पहुंच जाता है, लेकिन प्लेन के करीब जाना खतरनाक है। अगर जलते हुए इंजन से आग फैलकर फ्यूल टैंक्स तक पहुंच गई तो वो धमाके में मारे जाएंगे। उस वक्त तक प्लेन जलने लगा था। एयरपोर्ट के पास ही एक हाईवे है जिस पर से हजारों व्हीकल गुजर रहे हैं। पैसेंजर कार्स घायलों के लिए एम्बुलेंस का काम कर रही हैं। हैरत की बात है कि फ्लाइट 358 के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सही सलामत बच गए। वैसे तो A340 का सेफ्टी रिकॉर्ड कमाल का है, लेकिन इस प्लेन को देखकर ऐसा लगता नहीं है। तो एयर फ्रांस 358 में उड़ान के दौरान हुआ क्या था? कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक टीम को इसका जवाब ढूंढना होगा। लैंडिंग, ऑटो पायलट, ऑटो थ्रस्ट ऑफ। एयर फ्रांस फ्लाइट 358 टोरंटो के एयरपोर्ट पर भयंकर तूफान के बीच लैंडिंग करती है, लेकिन क्या सिर्फ खराब मौसम के कारण ही प्लेन रनवे पर रुक नहीं पाया? इसे लैंड करो, इसे लैंड करो। एयर फ्रांस फ्लाइट से कुछ मिनट पहले 2 और प्लेन्स ने उसी रनवे पर लैंडिंग की थी। उनके क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुश्किल हालात की जानकारी दी थी। एयर फ्रांस 358, दिस इज टोरंटो टावर। टोरंटो टावर, एयर फ्रांस 358, कहिए। यू आर क्लियर टू लैंड रनवे 24 लेफ्ट। ध्यान रहे, आपसे पहले आए एयरक्राफ्ट को ब्रेक लगाने में मुश्किल हुई है और उनका अंदाजा है कि रनवे के आसपास सरफेस विंड्स 290 डिग्रीज पर 15 से 20 नॉट्स की रफ्तार से चल रही हैं। ब्रेकिंग मुश्किल है 15 नॉट्स। 20 नॉट्स की रफ्तार की हवाएं तेज होती हैं, लेकिन ऐसी हवाओं में A340 को लैंड करने की इजाजत होती है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स एयरपोर्ट की रेडार इमेजेस को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हवा उससे ज्यादा तेज थी। फ्लाइट 358 की लैंडिंग के दौरान नॉर्थ से साउथ की ओर 33 नॉट विंड स्पीड के साथ रनवे पर बारिश की तेज बौछार आई और हवा की ये रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। 33 नॉट्स A340 की लैंडिंग के लिए मैक्सिमम क्रॉस विंड होती है, और वो भी एक ड्राई रनवे पर। तो जब आप कह रहे हैं कि विंड स्पीड 90 डिग्री पर 33 नॉट्स थी, तो इसका मतलब है कि आप एयरक्राफ्ट के लिमिट्स को पार कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स एयरपोर्ट के लेआउट को देखते हैं तो उन्हें पजल का एक और हिस्सा मिल जाता है। तूफान के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स लैंडिंग के लिए रनवे 24 लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एयरपोर्ट का सबसे छोटा रनवे है जिसकी लंबाई 2100 फीट है। हालांकि खराब हालात में लैंड करने के हिसाब से भी इतनी लंबाई काफी है। इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगाना है कि रनवे छोटा कैसे पड़ गया। लेकिन उनका काम खत्म होता उससे पहले ही फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि थ्रस्ट रिवर्सर्स जो जेट के इंजन का इस्तेमाल करके उसे धीमा करते हैं, उन्हें वक्त पर एंगेज नहीं किया गया था।
पायलट्स को मैक्सिमम स्टॉपिंग के लिए उन रिवर्सर्स को जितना जल्दी हो सके एंगेज करना होता है। इन्वेस्टिगेटर्स पाते हैं कि थ्रस्टर्स के मैक्सिमम पावर तक पहुंचने में 17 सेकंड्स की देरी हुई थी। इससे मुसीबत बढ़ गई और प्लेन आधा रनवे खत्म होने तक भी टच डाउन नहीं कर पाया। इसे लैंड करो, इसे लैंड करो। उनके पास प्लेन को रोकने के लिए बस 5000 फीट की और जगह थी। थ्रस्ट रिवर्सर्स को देरी से एक्टिवेट करने के चलते उतनी जगह लैंडिंग के लिए काफी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद टीएसबी सेफ्टी जोन्स को बढ़ाकर 328 गज करने की सलाह देता है। लैंडिंग किसी भी फ्लाइट का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, लेकिन एयर फ्रांस 358 के लिए खराब मौसम और छोटे रनवे ने मुश्किल कहीं ज्यादा बढ़ा दी। प्लेन में आग लगी है, आप सभी जल्दी से बाहर निकलिए, शांत हो जाइए। ये हादसा और भयंकर हो सकता था। शांत रहिए, प्लीज शांत हो जाइए, आराम से। क्रू ने बड़ी तेजी से प्रोफेशनली कदम उठाए, जिसके कारण फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की जान बच गई। जब मैं ऐसे हादसों को देखता हूं तो मेरे दिमाग में जो चीजें आती हैं वो हैं डिसिप्लिन, जजमेंट, स्टेबलाइज्ड अप्रोच। जब आप लैंड करने वाले होते हैं, जब आप रनवे से बस कुछ फीट या कुछ इंच दूर होते हैं, तब गलती की गुंजाइश नहीं होती। आपके ठीक सामने रनवे होता है जिस पर आपको लैंड करना है और पक्का करना है कि प्लेन के सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं।